चलिए, तो हमने ग्लास स्लैब से जो शिफ्ट है उसकी बात कर ली। अब एक और वर्ड आता है जो तुम लोगों ने बचपन में सुना था, लेटरल शिफ्ट। राइट, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, अभी हम उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। लेटरल शिफ्ट तो बचपन में सुना था, 10th के अंदर लेटरल शिफ्ट आता था। क्या होता है लेटरल शिफ्ट, वो भी हमें पता है कि ग्लास के स्लैब के थ्रू कोई भी रे पास हो रही है तो थोड़ा सा वो याद हो तो डेविएट हो जाती थी अपने पाथ से, तो वही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अब उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि क्या होता है लेटरल शिफ्ट। सो लेट्स से ये है स्लैब ऑफ थिकनेस टी, इसका कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, लेट्स से n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब। ऐसा मान लो कि अगर कोई रे कोई ऐसे है, मतलब ये तो नॉर्मल है, रे आई कुछ ऐसे, कुछ एंगल आई पे, होगा क्या, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला स्लैब है ऑब्वियस सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही रहेगा, तो इट विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आगे देखो, ठीक है, ये है R, ये R है तो ये भी R, और जब यहां से बाहर निकलेगी तो कुछ ऐसे हो जाएगा वापस, और वो इसके पैरेलल निकलती थी याद हो तो, ठीक है, कि वे रे जानी चाहिए थी इधर बट वो चली गई इधर, किसकी वजह से, इस स्लैब की वजह से। तो जो रे थी वो कुछ ऐसे इतनी शिफ्ट हो गई, देखो उसकी डायरेक्शन जो थी वो इतनी शिफ्ट हो गई, तो इसी शिफ्ट को, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है, इतना। अब अगर ये आई है, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, है ना, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें कैसे भी करके, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल कितना है, सोचो सोचो, अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होना चाहिए था, और अगर ये पूरा आई होना चाहिए था उसमें से ये आर है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आर के बराबर, आई माइनस आर के बराबर हो गया। तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो अगर इस पूरे की वैल्यू है टी, तो क्या मुझे इस वाले की वैल्यू मिल जाएगी, अगर मुझे ए बी सी लिखूं मैं, तो अगर एबीसी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल एबीसी के अंदर अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी ए बी डिवाइड बाई ए सी, देखो ए बी डिवाइड बाई ए सी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये नॉर्मल है, राइट। तो यहां से cos r की वैल्यू आ गई ab बाय ac, हमें ac की वैल्यू चाहिए, तो ac क्या आ गया, ab बाय cos r, ab इज बेसिकली द विड्थ ऑफ द स्लैब, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी t, और cos r को ऊपर लिख लो तो हो जाएगा t sec r, ठीक है भाई, ac की वैल्यू आ गई, और इसको लेट से m नाम दे देते हैं। तो यहां से अपने पास ट्राइंगल a m c के अंदर देखोगे तुम लोग, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cm की वैल्यू, विच इज द लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू चाहिए हमें, तो बस, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल पता है, ये वाली साइड पता है, तो हम कौन सा वाला एंगल यूज करेंगे, साइन, तो साइन आई माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी cm डिवाइड बाय ac, राइट, और ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो cm की वैल्यू क्या आ जाएगी, ac sin i माइनस आर, और ac की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं t sec r, या तो इसको t बाय cos r भी लिख सकते हो इनटू sin i माइनस आर, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट, जो तुम लोगों ने अब तक सुना होगा, और फॉर्मूला कुछ ज्यादा खास नहीं है, t sin i minus r divided by cos r, where I is the angle of incident on the first surface and r is the angle of refraction in the medium, ठीक है, और ये E है, ये भी हमें पता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं इसको, राइट। तो इस तरीके से हम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके अंदर भी सवाल भी आ गए तो भी हमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं, पहले तो इनको नोट कर लो अच्छे से, लेटरल शिफ्ट, राइट, बहुत ही आसान, क्या होता है लेटरल शिफ्ट हम सब जानते हैं, बस फॉर्मूला एक और आ गया,
देखो भाई इसके अंदर अब मैं पूछ लूँ तुम्हें, कोई स्लैब है, उसका लेट से एन है, क्या ले लो, 2 ले लो एन, इसका एन है 1, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, राइट। तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट, राइट। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, इसको हम √2 ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा कुछ, और इसको 30 डिग्री ले लेते हैं। अब मुझे बताओ लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कुछ 10 सेंटीमीटर ले लो। देख लो भाई लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा। पहले तो अगर मुझे ये एंगल पता है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, बस हमें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाकी डायग्राम पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। वापस फॉर्मूला याद रख लो, टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। बस एक बात है, फॉर्मूला की अगर कहीं अंदर से एप्लीकेशन आ गई तो पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लेटरल शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला लगाओ, टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। तो हमें आर तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन स्नेल का लॉ यूज करेंगे। देख लो, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, राइट, सिंपल। तो यहां से अपने पास n1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू साइन I विच इज साइन 30, दैट इज इक्वल टू n2 विच इज √2, राइट, इंटू साइन R। तो यहां से अपने पास साइन R की वैल्यू क्या आ गई 1/2 √2। साइन आर आ गया, बहुत ही बढ़िया है, काफी गंदा एंगल आया है। तो हम एक काम करते हैं, साइन 30 लिया है ना, अगर इसको मैं साइन 60 लूं, भाई हमें कुछ नहीं लेना है, तो आर की वैल्यू लिख लो साइन इनवर्स 1/2 √2। मैं सोच रहा था कुछ अच्छा एंगल आए, बट ठीक है। हाँ, इसको 45 ले लो तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 45 ले लो, ठीक है। 45 ले लोगे तो ये 45 45 तो 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2, तो आ गया 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो आर की वैल्यू 30, ठीक है। हमें समझना है कि डेटा कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर साइन इनवर्स 1/2 √2 की वैल्यू भी पता है तो भी हम कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उसकी। अगर ऐसे आए भी डेटा तो हमें पता चल जाएगा, एग्जाम में दिया होगा साइड में कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो आर की वैल्यू आ गई 30, तो हम आराम से इसके अंदर पुट कर सकते हैं टी विच इज 10 सेंटीमीटर इंटू साइन आई माइनस आर। आई की वैल्यू है 45, आर की वैल्यू है 30, तो ये आ गया साइन 15 डिवाइड बाय कॉस आर, तो कॉस 30। अब साइन 15 की वैल्यू पे देख लेना है ना, बाकी कॉस 30 की वैल्यू पुट कर लेना, 10 सेंटीमीटर तो है ही। तो ये जो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो कौन से यूनिट में आएगी? इस टी के यूनिट में, विच इज इन द सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम निकालेंगे लेटरल शिफ्ट। किसी भी मीडियम के अंदर लेटरल शिफ्ट दिया हो तो ऐसे निकलेगा। नोट कर लो इसको भी, ठीक है भाई, ये भी हो गया। चलिए अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तुम सबने जैसे अपने डे टू डे लाइफ एग्जांपल में देखा हुआ है, जैसे हम समर वगैरह में जाते हैं रोड पे तो हमें पानी दिखता है, ठीक है। पानी होता नहीं है बट हमें दिखता है, कहीं ना कहीं से पानी दिखता है, और ऐसा लगता है कि सामने वाली जो इमेज आ रही है उसका हमें मिरर इमेज दिखेगा। पेड़ वगैरह उल्टे दिखते हैं, उल्टे रियलिटी में वो पानी नहीं है, वो हमें उसकी इमेज दिख रही है। उसकी इमेज कहाँ दिखेगी? तो पानी की वजह से। ऐसा ऐसा समझ सकते हो। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, जिसको हम मिराज बोलते थे, मरीचिका बोलते थे, है ना, कुछ लैंग्वेज में मृग जल ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक फिनोमिना है, बस लाइट की कुछ अभी देखेंगे अपन कौन सा फिनोमिना है, उसकी वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हेडिंग मारेंगे सब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने इसकी एप्लीकेशन ही पढ़ी थी, जो भी 10th वगैरह में आई गेस वो पेड वाला एग्जांपल आता था कि रेज ऐसे जा रही है तो उसकी उल्टी इमेज बनती हुई दिखती है, राइट। अब होता क्या है, कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो देखते हैं। सो लेट्स से एक मैं बात करूं, अगर तुम्हें लेट्स से कि एक बाउंड्री है, एक दो मीडियम को कनेक्ट करने वाली बाउंड्री है। यहां पर है n1 और यहां पर है n2।
लेट्स से n2 है रेरर और n1 है डेंसर। तो हमें एक बात पता है कि जब रेरर से डेंसर में रे जाएगी तो क्या होगा, रेरर से जब डेंसर में जाएगी तो इट विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, अगर ये डेंसर होता एंड ये रेरर होता तो क्या होगा, लेट्स से ये है n2 और ये है n1 और मुझे दिया है n1 इज लेस देन n2, ये बड़ा है तो डेंसर हो जाएगा। तो हमें ये वाला केस डिस्कस करना है अभी, ठीक है, ये वाला केस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, दूसरी डेफिनेशन है, बट हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेरर। अब देखो मैंने ये क्यों लिया, तो लेट्स से कि अगर कोई रे है वो डेंसर से रेरर में जा रही है तो यहां से एक रे बनाओ, मान लो किसी एंगल पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। ठीक है भाई, ये वाली बात हमें समझ में आ गई, इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं ऐसा, ठीक है। अब धीरे धीरे होगा क्या, हमें पता है कि यहां पर अपन लिख सकते हैं n2 sin I दैट इज इक्वल टू n1 sin R। देखो n2 यहां लिया n1 यहां लिया इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं एंगल R की बात करूं तो sin R की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin I इंटू n ऑफ डेंसर डिवाइड बाय n ऑफ रेरर। अब देखो n2 को मैं क्या लिख लेता हूं, n ऑफ डेंसर, और n1 को क्या लिख लेता हूं, n ऑफ रेरर, राइट। तो ये लिख लिया मैंने, तो sin R की वैल्यू आ गई। और हमें एक बात और पता है कि ये वैल्यू है वो हमेशा एक से बड़ी है, ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी है बिकॉज nd इज ग्रेटर देन nr, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। तो ये वाली वैल्यू हमेशा एक से बड़ी है, तो हमें एक बात पता पड़ेगी कि अगर मैं एंगल ऑफ I मतलब I की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये समझो। जैसे अगर मैं कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा गिराऊं, I ऐसा हो कि रे का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रे मतलब ऐसे जाए, अगर रे ऐसे जा रही है इन द सेंस कि इस R की वैल्यू क्या हो गई 90, ध्यान से समझना, इस R की वैल्यू हो गई 90। अब अगर मैं ये n ऑफ डेंसर और n ऑफ रेरर, तो अब क्या होगा, n ऑफ डेंसर sin I दैट इज इक्वल टू n ऑफ रेरर sin 90, राइट, ये 90 हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, sin ऑफ I विच इज इक्वल टू nr बाय nd, और sin 90 तो हो जाएगा 1। तो sin I की वैल्यू आई nr बाय nd, n ऑफ रेरर डिवाइड बाय n ऑफ डेंसर। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो 90 डिग्री पे बाहर निकली, या तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, right, that angle of incidence is known as critical angle, ठीक है। तो यहां पर हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं भाई, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो क्रिटिकल एंगल की, क्या है भाई क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से समझना, ये तभी होगा जब डेंसर से रेरर में रह जाएगी, देख लो, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो इसको हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल के बाद अगर मैं और क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा सकता हूं भाई, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। सोचो कि जब रे इसके अंदर थी, मतलब रे अगर यहां पे थी, इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हुए, सी से, ठीक है। इसको काफी बार साइन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, काफी बार नहीं बहुत बार करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू साइन सी, राइट। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन इनवर्स एन आर बाय एन डी, राइट। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री।
जब ये इससे छोटा था तब क्या हो रहा था भाई, रे बाहर जा रही थी, ठीक है। जब रे इधर आएगी तब क्या होगा, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना हो गया, सी से बड़ा हो गया, हियर आई इज ग्रेटर देन सी, तो अब क्या होगा, अब जो रे है वो रे ऊपर नहीं जाएगी, अब रे क्या होगी, इसी ना इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब अगर रे कुछ ऐसे जा रही है यहां से तो वो ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है। इतने एंगल से जाएगी तो इतने एंगल से ही बाहर आएगी, वो बात तो हमें पता है, राइट। तो इस चीज को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं एक और बात बताता हूं, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि जब रे यहां से यहां गई, जैसे यही वाला केस है, यहां पर जो आई है विच इज लेस देन इक्वल टू सी, विच इज लेस देन सी, मतलब वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। अगर वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 नहीं है, 0 से 90 के बीच में, मतलब रे यहां से यहां के बीच में लाई कर रही है, ठीक है भाई। क्या यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो इसके अंदर कुछ रेज यहां जाएगी और कुछ रे वापस भी आ रही है ना। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी भी मीडियम पे अगर रे गिरती है तो कुछ रे रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ रे आर पार भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, किस कब, जब I इज लेस देन C है तब। जब I इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया तो क्या हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90। बट जब I की वैल्यू ग्रेटर देन C की बराबर हो गई, ठीक है, मतलब अगर इस डायग्राम को मैं चेंज करूं, कि जब I है विच इज ग्रेटर देन C है तो कोई भी रे आर पार नहीं जाएगी, मतलब 100% इस लाइट की इंटेंसिटी वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी, एक भी रे आर पार नहीं जाएगी, यही इस बात की खासियत है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर भी हुआ है बच्चों, बट दिस इज नॉट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, राइट। बट यहां पर इस वाले दूसरे मीडियम के अंदर एक भी रे नहीं जा रही है, सारी की सारी रे इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर रही है बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। तो यहां से हमें पता पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना, इसके अंदर में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी वजह से है। चलिए भाई ठीक है, एक और बात हम कर लेते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब रे डेंसर से रेरर में जाएगी। जब रे रेरर से डेंसर में जाएगी, लेट से ये है रेरर, एन ऑफ रेरर, और ये है डेंसर, एन ऑफ डेंसर, और यहां पर कुछ रे है, कुछ जा रही है एंगल आई से, तो हमें पता है यहां पर एंगल आर होगा, तो हम यहां पर स्नेल का लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, एन आर साइन आई विच इज इक्वल टू एन डी साइन आर, एक सिंपल। और यहां पर एक बात हमें पता पड़ेगी, जैसे ही हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि साइन आर जो है क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू एन आर बाई एन डी, और ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो बदल थोड़ी रही है भाई आई बदलने से, तो आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन आई की वैल्यू भी बढ़ेगी और साइन आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। मैं अब एक ऐसा केस ले लेता हूं, ध्यान से देखो, अब एक ऐसा केस ले लिया हमने कि ये जो आई है, आई इसकी वैल्यू लगभग 90 कर दी, लगभग 90, मैंने इसलिए बोला है कि 90 एग्जैक्टली नहीं की है मैंने, वापस सुनना है, 90 एग्जैक्टली नहीं की है। ऐसा समझो रे से जस्ट पास में ऐसे गिर रही है, ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे, और इसको हम नियरली ऐसे मान लो, ऐसे अगर गिरती है, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 89.999999, बहुत सारे 9, मतलब लगभग 90 के बराबर मान सकते हैं अगर हमें एजम्पशन लेना है तो, बट वो 90 से थोड़ा सा छोटा है, तो इस वाले, अब ये वाली वैल्यू देखो 90 से थोड़ी सी छोटी है ना,
तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, ठीक है, उसके मतलब देखो रे ऐसे जा रही है, उसकी जगह पे ऐसे जा रही है, तो अभी भी रिफ्लेक्शन होगा ही। और लेट्स से कि ये आया आर, ये वाला एंगल दिस इज आर, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एन रेरर साइन आई विच इज इक्वल टू एन डेंसर इनटू साइन आर। तो ध्यान से देखो, इधर साइन आई जो है इसको मैं साइन 89.999 ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज दिस इज नियरली इक्वल टू 90, ठीक है। तो एन आर इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये साइन 90 के बराबर लगभग लगभग मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो देखो ध्यान से, साइन आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, एन आर बाय एन डी। और क्या यही वैल्यू क्रिटिकल एंगल की भी आती थी? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या थी भाई, साइन सी विच इज इक्वल टू एन आर बाय एन डी। याद हो तो अभी जस्ट लास्ट वाले में कराया, जब रेरर से डेंसर से रेरर जा रही है रे, तब इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अपन बोल सकते हैं कि रे इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी। जब रेरर से डेंसर में जा रही है तब तुम लोग ऐसे भी जैसे ये वाली रेज है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, इसके लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो क्रिटिकल एंगल की दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, सी के बराबर, क्योंकि साइन आर की वैल्यू देखो किसके बराबर आई, आर एन आर बाय एन डी, और वही वैल्यू इसके बराबर भी थी। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू सी। ये इस वाले केस के लिए है जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, तो राइट। तो क्रिटिकल एंगल की एक डेफिनेशन तो ऐसी हो गई, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। या उसका दूसरा डेफिनेशन ये हो गया कि व्हेन there is a grazing incidence, that means angle of incidence is 90 and the ray is going from rarer medium to denser medium. In that case, the angle of refraction in the denser medium, which is known as critical angle of the medium, right? तो अपने पास देख लो दोनों केस आ गए, नोट कर लो इसको। तो इसके अंदर ही अपन को पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। क्रिटिकल एंगल के अंदर ही एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन हम बता सकते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपने पास दो मीडियम है, एन ऑफ डेंसर एन ऑफ रेरर। तो डेंसर से रेरर में एक रे जा रही है और ये है आई। तो जब I इज लेस देन C, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी है तो हमें एक बात पता है कि रे है वो इधर नहीं आएगी, रे जो है वो यहां जाएगी, कुछ कुछ पार्ट जाएगा बट डजंट मैटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी R। और हमें पता है रे जो है वो ऐसे जाने वाली थी बट वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मिरर के केस में। तो सोचो अगर ये आई है तो ये वाला क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, बट ये आई नहीं है, रे थोड़ा दूर चली गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई भाई, आर माइनस आई। देखो आर माइनस आई, लेकिन ऐसा कब है, जब I इज लेस देन C, जब I की वैल्यू C से छोटी हुई दी है तो ओके। जब I इज ग्रेटर देन C, तब क्या होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए, एन डी एन आर। जब I ग्रेटर देन C होगा तो कब कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस वाले केस में देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर ये I ग्रेटर देन C है तो रे इधर जाएगी नहीं, क्योंकि जब I C के बराबर होता है तब ये तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जब पहली बात ऐसा भी कर लेते हैं, जब I C के बराबर होता है, इसकी वैल्यू C है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर गया रे, राइट। तो कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, देख लो इतना, यहां पर जाना चाहिए था बट इधर गया, ये वैल्यू है कितनी I
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस आई, या तुम लोग आई को सी ही तो बोलना है तो इसको पाई बाई टू माइनस सी भी बोल सकते हो, ठीक है। बट ये पाई बाई टू माइनस सी क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू सी, राइट। और अपना तीसरा केस क्या आएगा कि जब आई की वैल्यू सी से भी बड़ी हो जाए, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, जब आई सी से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देख लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई इज ग्रेटर देन सी, तो इसी मीडियम में रे पूरे के पूरी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल होगा ये वाला, तो हमें पता है कि ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ डेविएशन। और तुम्हें याद हो तो ये एक मिरर वाला केस है कि कोई अगर एक प्लेन मिरर है, वहां से रे इतनी आ रही है तो इतने से जा रही है, आई से आ रही है, आई से जा रही है, तो व्हाट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2i, अगर याद हो तो सीधा। तो यहां पर भी हमें वही करना है कि अगर ये i दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा की, पाई माइनस 2i, सिंपल, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल से जस्ट बाद ये वैल्यू दी है तो इसको पाई माइनस 2c भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इसके बाद अगर मुझे दिया है तो ये अपने तीनों केसेस हो गए, i इज लेस देन c, i इज इक्वल टू c एंड i इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अब एक दो सवाल कर लेते हैं, इस पे कोई खास बात नहीं है। लेट्स से मुझे दिया है इसका n है 1√2 और इसका n है 1, कुछ ऐसे गया, ठीक है, हो सकता है गया। मुझे यहाँ पर ऐसा दिया है डेल्टा की वैल्यू है 15 डिग्री, तो मुझे पूछा है आई की वैल्यू है कितनी, डेल्टा की वैल्यू मुझे 15 डिग्री दी है, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू 15 डिग्री दी है, तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बताओ, ठीक है। पहली बात, तुम्हें अगर सवाल आया है और तुम्हें पता चले कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल है, ऐसा कब पता चलेगा, जब रे डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि ये हो रहा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का केस है XYZ। तो देखो रे ऐसे जाने वाली थी लेकिन ऐसे गई, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज निकालनी आनी चाहिए विच इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या था भाई, साइन सी वॉज इक्वल टू NR बाय ND। NR की वैल्यू क्या है, NR की वैल्यू क्या है, NR एन रेरर 1 डिवाइड बाय √2, तो C की वैल्यू क्या आ गई भाई 45, ठीक है भाई 45 आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, साइन सी की वैल्यू आ गई 45। तो मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू अगर r होती, अगर ये पूरी अगर r है तो इसकी वैल्यू क्या होती भाई, r माइनस r, और ये है अपनी i, ठीक है। साइन सी इज 45, डेल्टा की वैल्यू मुझे दी है 15 डिग्री, ये क्या है, ये है r माइनस i विच इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया r माइनस i, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। तो हमें या तो आई की जरूरत, आई निकालना है तो आर की जरूरत पड़ने वाली है। देखो तो आर कैसे निकालेंगे, आर के लिए ये दिया है, तुम्हें क्यों दिया है ये, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर स्नेल का लॉ लगाओ, n1 sin i दैट इज इक्वल टू n2 sin r। n1 की वैल्यू क्या है 1 into sin i दैट इज इक्वल टू n2 which is √2 into sin r, तो sin r डिवाइड बाय sin i दैट इज इक्वल टू 1 बाय √2, ठीक है। अब r की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, r की जगह क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 15 प्लस i, ठीक है। हमें तो i निकालना है, तो देखो सारे का सारा i के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो sin r की जगह लिख सकते हो 15 प्लस i डिवाइड बाय sin i दैट इज इक्वल टू 1 बाय √2, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे लिख लो, sin 15 प्लस i इंटू √2 दैट इज इक्वल टू sin i। अब इसको भी सॉल्व करना है, देखो सारा i के टर्म में है तो i की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैसे निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू, ठीक है।
जो भी आएगी आई की वैल्यू, तो हमें आई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर ये डेटा वे थोड़ा अच्छा दिया हुआ है तो हम आराम से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डेल्टा आया, तो डेल्टा से हमें एक बात पता पड़ी कि डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई है, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। वहां से ये वाली बात भी पता पड़ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से गैस करूँ, अगर इसकी वैल्यू 30 होती तो ये 45, ठीक है, 45 1/2 तो भी नहीं होता। साइन 15 प्लस आई, क्या हमने ये सही किया है, n1 साइन आई, यस गलत किया है, यहाँ पर आएगा √2, देख लो, और ये आया है 1, तो ये क्या आ जाएगा √2 इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू 1 तो हट गया, साइन आर की जगह 15 प्लस आई, इसको मिटा देना, 15 प्लस आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई। अब सोचो यहाँ पर अगर आई की वैल्यू 30 अपन कर लेते अगर, ठीक है, अगर दिख जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कुछ ऐसा डेटा आएगा कि पता चल जाएगा। आई की वैल्यू अगर 30 है तो अगर यहाँ 30 रखता तो ये आया 1/2, तो ये पूरी क्वांटिटी आ जाती 1/√2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाइड है। और अगर यहाँ पर 30 रखते तो साइन 45, तो ये भी आता 1/√2, तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।